व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें हम इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड फंक्शंस डिस्कस करेंगे जो हमारे आरबीआई के हैं, जो हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं, कि हमारा इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम इससे रिलेटेड इस पूरी वीडियो में ये सब डिस्कशन करेंगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो जो हिस्ट्री ऑफ बैंक्स वगैरह नहीं देखा है तो प्लीज मेरे आप चैनल पे जाके ये सारी चीजों को आप पहले से देख सकते हैं, ताकि आपको और अपडेटेड हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी। तो हम शुरू करते हैं हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर मैं बेसिकली बात करूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बेसिकली हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आप ये देख ही रहे होंगे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारा क्या है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो मेन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो कंट्रोल करना होता है वो कंट्रोल करता है इशुएंस ऑफ रुपी को, और सेकंड सप्लाई ऑफ रुपी को। इशुएंस ऑफ रुपी मींस जब भी वो कोई रुपी को इशू करना होता है, सप्लाई की मार्केट में रुपी की अभी सप्लाई की कितनी आवश्यकता है, डिमांड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वो पूरा कंट्रोल करके रखता है। अभी मार्केट में कितने डिमांड है रुपए की, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई करना है या नहीं करना है, डिमांड के अकॉर्डिंग कितना रुपये इशू करना है, तो ये सब हमारी इकोनॉमी में कितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ये कंट्रोल करके रखता है आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई हमारे बैंकिंग जो इंडिया में जितने भी बैंकिंग सिस्टम्स हैं उसको रेगुलेट करने का काम करता है। और इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो हमारी गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है और स्ट्रेटेजी बनाता है कि हम आगे अपने बैंकिंग सिस्टम को डेवलप कर सके और स्ट्रांगली एनालाइज कर सके। अब आरबीआई के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बात करूं, आरबीआई किस किस को रेगुलेट करता है, तो पहले कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक्स मैंने पहले की वीडियो में आपको पूरा बताया था, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो नीचे के सारे बैंक्स हो गए, पब्लिक बैंक्स, प्राइवेट बैंक, जो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में भी रजिस्टर्ड होते हैं और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में भी रजिस्टर्ड होते हैं। उसको भी आरबीआई रेगुलाइज्ड रेगुलेशंस में रखा गया, रेगुलेट करता है। कमर्शियल बैंक्स का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जो पब्लिक से डिपॉजिट लेता है उनको जरूरत पड़ने पर, मतलब डिमांड डिपॉजिट भी करता है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, है ना, ये दोनों होते हैं। जब जरूरत होती है लोगों को डिमांड के अकॉर्डिंग वो विड्रॉल भी देता है, लोन की फैसिलिटी भी देता है, करेंसी एक्सचेंज भी करता है। तो सारा बैंकिंग प्रोसेस ये कमर्शियल बैंक्स में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं एनबीएफसी की, जिसे हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वो होती है जहां पर ये ऐसी कंपनी जो फाइनेंस तो देती है, ठीक है, डिपॉजिट भी लेती, बट डिमांड डिपॉजिट बिल्कुल भी नहीं लेती। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है ये सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ओपन नहीं करती है, क्योंकि ये अकाउंट ओपन होते हैं तो जब पब्लिक को जरूरत होती है, जब पब्लिक डिमांड करती है तो उसको पेमेंट देना पड़ता है। तो एनबीएफसी, कोई भी एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करती है, वो सिर्फ लोन देती है और डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेती है, लाइक एफडी के रूप में कर लिया, आरडी कर ली, है ना, तो वो कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई। मनी मार्केट की बात करें, मनी मार्केट क्या करता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, लाइक जिसमें हम आरबीआई भी हो सकता है, बड़ी बड़ी कंपनीज हो सकती है, बैंक हो सकती है, वो एक साल के लिए, लेस देन 1 ईयर के लिए लोन लेती है इनसे, बड़े अमाउंट में, जो 1 ईयर के लिए लिया जाता है। इट्स कॉल्ड मनी मार्केट। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है जो हमारे कैश फ्लो को मैनेज करती है, हमारी इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी में कितने कैश फ्लो की आवश्यकता है, कब हमारी सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग कैश को मैनेज करना, कैश इनफ्लो आउटफ्लो, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये सारी चीजें कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई करता है। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, आपने मेरी हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग भी देखी होगी, वहां पे भी मैंने थोड़ा बता रखा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, जैसे आरबीआई होता है तो आरबीआई में हमें बहुत कंफ्यूजन होता है कब आया, बट आपको हमेशा याद रखना चाहिए आरबीआई का जो एक्ट बना वो 1934 में बना है, बट हमने उसको एस्टैब्लिश किया 1 अप्रैल 1935 में, मतलब उसकी स्थापना हमने 1 अप्रैल 1935 में करी, बट उसके एक्ट को बनाया गया था 1934 में। अब आरबीआई को जब सेट किया गया था ना, तो एक है ना हमारी रॉयल कमीशन चलती थी 1926 के अंदर, जिसे हमने हिल्टन यंग कमीशन भी बोला था। और आप इस स्लाइड में एक इमेज देख रहे होंगे, ये भी एक हमारे हिल्टन जी है जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने रिकमेंडेशन किया था अपने रॉयल कमीशन के अंदर कि हमें एक सेंट्रल बैंक इंडिया में लाना चाहिए जो पूरा उसको सेंट्रली अपनी बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सके। तब भी 1926 में इसने ये अपना एक रिकमेंडेशन दिया था, हिल्टन जी ने। उसके बाद
जो एक कॉन्सेप्ट और अप्रोच जो आई थी आरबीआई की, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दी थी। और बी आर अम्बेडकर ने जो बुक है, जैसे अपने प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, इसमें मेंशन है। तो बेसिकली हमें ये ध्यान होना चाहिए कि जो हमारा आरबीआई एक्ट है वो 1934 में आया था, 1935 में इसकी एस्टेब्लिश किया गया था, 1 अप्रैल 1934 में। इसमें हिल्टन यंग कमीशन और रॉयल कमीशन 1926 में हिल्टन जी ने भी ये चीज रिकमेंड करी थी कि हमें एक आरबीआई सेट करना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो ये आप एक सिंबल देख रहे होंगे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का था। पहले यहाँ पे लॉयन था और पाम ट्री था ना, तो यहाँ पे हमारा जो नेशनल एनिमल है टाइगर, तो वो हमने टाइगर है और यहाँ पाम ट्री को रखा है, तो इसमें दिखता है। अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो 1935 में इसका जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता था, और अभी जो इसका करंट हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, जो 1937 में शिफ्ट हुआ था। अब हम बात करते हैं, जो हमारे आरबीआई में बहुत सारे गवर्नर आए, पर हमारा जो लेटेस्ट गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। बट जो पहला गवर्नर था जब आरबीआई को लेके आए थे, वो सर ऑस्बर्न स्मिथ थे। जो आप फर्स्ट इमेज देख रहे हैं ये, वो उनकी इमेज है, और सेकंड आप देख रहे हैं वो सीडी देशमुख की इमेज है। जो हमारे फर्स्ट गवर्नर तो स्मिथ जी हो गए, पर ये हमारे इंडियन फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के, सीडी देशमुख, जो 1942 में बने थे। ये हमारे इंडिया का पहले गवर्नर ऑफ आरबीआई थे। जब हमारा आरबीआई क्या था, प्राइवेट शेयर होल्डर में था, वो प्राइवेटली ओन्ड बॉडी थी, वो नेशनलाइज नहीं थी, वो प्राइवेटली ओन्ड बॉडी थी। बस 1 जनवरी 1949 में जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद 1 जनवरी 1949 में जो 1948 में एक एक्ट पास किया गया था, उसके बाद 1949 में हमारे आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। उसे हमने ओन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दिया गया था, वो पब्लिक हो गया था, उसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। और राष्ट्रीयकरण के बाद अगर 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तो उससे पहले आरबीआई ने बर्मा और का भी सेंट्रल बैंक रह चुका है, जो 1937 से 1947 तक रहा था। और 30 जून 1948 तक आरबीआई ने पाकिस्तान के लिए भी सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया है। और देश आजाद होने के बाद सिर्फ 30 जून 1948 तक, और 1949 में हमने उसको नेशनलाइज कर दिया। उसके बाद वो इंडिया के लिए ही काम कर रहा है एज अ सेंट्रल बैंक। अब हमने जो बैंक कर लिया, तो बैंक जैसे आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, एक्ट बन गया, सब बन गया, पर एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी बनाया गया जो क्या कर रहा है, जितने भी नीचे बैंक से उन्हें कंट्रोल कर रहा है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत बनाया गया है। उसके बाद पहले भी हमारे इसमें क्या थे, प्राइवेट बैंक्स हुआ करते थे, बट बहुत टाइम पहले। फिर बाद में क्या किया, लाइसेंस देना बंद कर दिया। पर 1993 में आरबीआई ने क्या किया, प्राइवेट बैंक को लाइसेंस दिए, 10 प्राइवेट बैंक्स को इन्होंने लाइसेंस दिए और इशू किया। और उसके बाद नरसिम्हा कमेटी आई, उसने आरबीआई को स्टार्ट किया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो 1998 में। इसका मतलब ये हो गया कि वो ये कर रही थी कि मॉनेटरी पॉलिसीज को यूज करते हुए उसने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पे काम किया। जब भी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है, रेपो रेट का मतलब होता है जब भी नीचे के जो बैंक से, कमर्शियल बैंक से, जब भी इनको पैसों की जरूरत होती है तो किससे बोरो करते, आरबीआई से, तो आरबीआई उस पर रेपो रेट चार्ज करती है। बट जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को पैसा देते हैं, या आरबीआई को पैसे की जरूरत होती है, और नीचे जितने भी बैंक है वो जब आरबीआई को पैसा देते हैं, तो आरबीआई उस पर रिवर्स रेपो रेट चार्ज करती है। तो इन सारी लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखे, जब भी मतलब लिक्विडिटी मतलब फटाफट कैश में कन्वर्ट हो जाए, है ना, लिक्विडिटी का मेजरली मतलब होता है। तो यहाँ पे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को डिस्क्लोज किया गया नरसिम्हा कमेटी के थ्रू। और 1993 में प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस दिए गए थे। और 2014 में आरबीआई ने की नई गाइडलाइंस इशू करी, जिसके अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी लाइसेंस दिया गया, पेमेंट बैंक को भी लाइसेंस दिया गया। ठीक है। और इसमें मैं एक और चीज बता दूं, यहाँ पर 1969 के अंदर हमने 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, और 1980 के अंदर हमने कितने बैंकों को नेशनलाइज किया था, 6 मोर और बैंक्स को हमने नेशनलाइज किया था। फिर उसके बाद ये 1993 में 10 नए बैंकों को आरबीआई ने इशू किया प्राइवेट लाइसेंस को लेके आना। ठीक है, उससे पहले भी हमारे पास बैंक्स थे, यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक आया, एचडीएफसी बैंक आया, यूटीआई आया, जिसका नाम आज की मतलब उस टाइम चेंज हो गया, अभी इसका नाम एक्सिस बैंक है। तो टॉप मोस्ट प्राइवेट बैंक से जो अच्छा वर्क कर रहे हैं। अब ये एक बोर्ड बनाया है, जो बोर्ड ऑफ आरबीआई है, कैसे वर्क करता है। जो बोर्ड ऑफ आरबीआई होता है उसका मेन गवर्नर होता है, जो एक ही होता है। तो हमारा लेटेस्ट गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है, जिसे हम चेयरमैन भी बोलते हैं। और टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारे पास 21 डायरेक्टर्स होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और 2 हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होते हैं। जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है वो अपने रिकमेंडेशन से 2 अपॉइंट करती है, जैसे अभी फाइनेंस मिनिस्टर हमारे निर्मला सीतारमन है। उसके बाद जीओआई नॉमिनेट करते हैं डायरेक्टर्स को, यहाँ पे 10। और हमारे रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं जो अलग, ये जो 4 रीजन है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, यहाँ से अलग अलग हाईलाइट मतलब
इसमें अपॉइंट होते हैं 4 रीजनल डायरेक्टर। जो डायरेक्टर नॉमिनेट होते हैं ना जीओआई की तरफ से, तो मैं आपको बता दूं वो अलग अलग फील्ड के होते हैं। ऐसा नहीं कि सेम फील्ड के होते हैं, अलग अलग फील्ड से यहाँ पे डायरेक्टर्स को नॉमिनेट किया जाता है। इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। ये जो डायरेक्टर जीओआई, इट्स कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये टोटल अगर आप काउंट करोगे तो 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं आरबीआई के लिस्ट में। अब हम बात करते हैं आरबीआई की हिस्ट्री हो गई, सब हो गया। आरबीआई के मेन फंक्शंस क्या होते हैं? तो पहला फंक्शन हम बात करते हैं इशुएंस ऑफ करेंसी। हम हमेशा बोलते हैं आरबीआई इशू करता है करेंसी को एज पर। तो आरबीआई जो इशू कर रहा है, तो आप मानो कि अगर हमारी डिमांड है जीडीपी की, फॉर एग्जाम्पल 200 लाख करोड़ रुपीज, तो हमारे पास फंड भी मार्केट में 200 लाख करोड़ रुपीज ही होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए, अगर 300 है तो 300 होना चाहिए, अगर नहीं है उससे ज्यादा है तो हमारी देश में क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर उससे कम है तो मंदी आएगी, मतलब डिफ्लेशन बढ़ेगा। तो उस जीडीपी के डिमांड के अकॉर्डिंग आरबीआई क्या करती है, अपने नोट्स को प्रिंट करती है और इशू करती है। अब प्रिंटिंग जो होती है करेंसी की, वो अलग अलग दो ऑर्गेनाइजेशन करती है। वो दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे वन होती है SPMCIL, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन। माइनिंग नहीं, इट्स मिंटिंग। इट्स मिंटिंग है, ये माइनिंग नहीं है, इट्स मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका मतलब ये होता है कि ये नोट तो प्रिंट करती करती है। मिंटिंग का मतलब होता है जो मिंट होता है, मतलब कॉइन्स को प्रिंट करना। और मिंटिंग का मतलब होता है कॉइन्स को ढालना। मतलब जो कॉइन्स बनाने का जो प्रोसेस है वो मिंटिंग होता है। तो वो सब क्या कर रहा है, SPMCIL ऑर्गेनाइजेशन वो कर रही है। दो जगह प्रिंटिंग होते हैं, नासिक में और देवास में। और इसकी 4 अलग अलग, है ना, वो चीजें हैं, जैसे मुंबई, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद, मिंटिंग की। ये चारों मिंटिंग की जो ये है, ये चारों आप देखोगे ना, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट नॉर्थ साउथ, अलग अलग जगह के चारों यहाँ पे नाम आ गए ना। तो ये चारों जगह हो रहे हैं, ये मिंटिंग हो रही है सिक्के भी। अब यहाँ आप देखोगे सिक्योरिटी क्या है। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक चेकबुक हो गई, चेकबुक प्रिंट कर दी हमने। जैसे विकास पत्र होते हैं, किसान विकास पत्र हो गए, वो प्रिंट हो गए, है ना। ये भी, इसकी भी डॉक्यूमेंट्स की भी प्रिंटिंग होती है, नोट्स की प्रिंटिंग होती है। माइनिंग की मिंटिंग हो गया, लाइक कॉइन्स को डालना और ये सब। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कि पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। बट जो BRB एंड MPLA, जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड है, वो पूरी की पूरी आरबीआई के अंदर आती है, जिसका मेन है मैसूर और सल्बोनी में। और इसका मेन काम है, आरबीआई का वर्क यहाँ पे क्या करती है, वो करेंसी को सेव करती है और प्रिवेंट करती है काउंटरफीटिंग से। मतलब बिल्कुल सेफर साइड चलती है और सारी चीजों को यहाँ पे मैनेज करके रखा जाता है। इट्स इशुएंस ऑफ करेंसी। अब इशू ऑफ करेंसी में आगे भी थोड़ी चीज आपको अपडेट करा दूं। जो हमारा 1 रुपए का नोट है और जो भी कॉइन्स है, वो सब इशू करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आरबीआई मैक्सिमम कॉइन इशू कर सकता है 1,000 रुपए तक। और आरबीआई मैक्सिमम नोट इशू कर सकता है 10,000 तक का। अब ये क्या मतलब है, अभी तो ऐसा कोई कॉइन नहीं है, ऐसा कोई नोट नहीं है। इसका मतलब ये है, इनके पास लीगल इसका लॉ बना हुआ है, संविधान है। अगर ये चाहे तो 1,000 रुपए तक का मैक्सिमम कॉइन ये प्रिंट कर सकते हैं और इस मिंटिंग कर सकते हैं। और मैक्सिमम नोट ये 10,000 तक का छाप सकते हैं। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल इनको लॉ के लिए अप्रूवल नहीं लेनी है, ये ऑलरेडी है, यहाँ तक ये छाप सकते हैं। अगर इनको 15,000 का नोट छापना है तो इनको इस संविधान में या इनको लीगली उसको लाना पड़ेगा। अगर आप देखोगे, डीमोनेटाइजेशन आया था 8 नवंबर 2016 को, जब दो नोट बंद हुए थे, 500 और 1,000 के। और उसके बाद न्यू नोट उसकी जगह आए थे 500 और 2,000 के, जो हमने इशू किया। और अब आज की तारीख में 2,000 का नोट भी बंद हो गया है। तो 500 और 1,000 के नोट बने। और डीमोनेटाइजेशन का आने का रीजन भी हो गया कि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गई। जो लोग फाइनेंस का काम कर रहे हैं, टैक्स बचा रहे हैं, उनके पास पैसा पड़ा है, ब्लैक मनी हो गया है ना। ये सब ब्लैक मनी बता ही नहीं रहे टैक्स भरने के चक्कर में, तो ये डिमोनेटाइजेशन की कंडीशन आ गई। तो ये सब कौन कर रहा है, आरबीआई। बैंकर्स टू बैंक, बैंकर्स टू गवर्नमेंट। अगर मैं बैंकर्स टू बैंक की बात करूं तो आरबीआई को बैंकर टू द बैंक भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे जितने भी बैंक है उन सबका बैंकर है वो। जब भी नीचे कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, किसी को भी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो वो अपने बैंकर के पास जाता है। इट्स कॉल्ड आरबीआई। इसलिए इसको बैंकर्स टू बैंक बोला जाता है, बैंकों का बैंक बोला जाता है। और गवर्नमेंट का भी ये बैंकर है। आरबीआई क्या है, बैंकर है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट की हेल्प हेल्प के लिए, गवर्नमेंट के लिए आरबीआई क्या करता है, टैक्सेबल बॉन्ड्स को इशू करता है, ट्रेजरी बिल्स को इशू करता है। क्यों करता है? ताकि ट्रेजरी बिल्स होते हैं जिनको हम 1 साल के लिए पैसे की जरूरत होती है तो हम उनको पैसा देते हैं, पर आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट के लिए। और बॉन्ड्स होते हैं जो मोर देन 1 ईयर्स के लिए इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट को, जब भी फंड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो गवर्नमेंट के लिए भी आरबीआई बैंकर है।
बैंकों का बैंक कौन है? गवर्नमेंट के लिए भी आरबीआई है, और बैंकों के लिए भी आरबीआई ही बैंकों का बैंक है। तो ये सारा क्या करती है? बैंकर होता है, लोन को मैनेज करती है। बैंक के लिए तो वर्क कर रही है, पर गवर्नमेंट के लिए भी लोन को मैनेज कर रही है। और जैसे हम 2019 से पहले क्या होता था, आरबीआई फाइनेंशियल अकाउंटिंग चलाती थी, जो 1 जुलाई से चालू होता था, 31 जून को खत्म होता था। पहले ये फाइनेंशियल ईयर चलता था, बट सेप्टेम्बर 2019 से हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर चलता है, जिसे हम बोलते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। क्लियर? अब हम बात करते हैं रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट। अगर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, आरबीआई ने ये एक्ट बनाया गया 2007 के तहत। जितने भी पेमेंट्स होते हैं, हम एक बैंक से दूसरे बैंक में जब भेजते हैं तो उसका पेमेंट एंड सेटलमेंट करता है आरबीआई। इसे पूरा रेगुलेट करता है अपने कंट्री के अंदर। इसके तहत आरटीजीएस और नेफ्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो इंस्टेंट हो जाता है, जो फास्ट प्रोसेस होता है, जिसमें मिनिमम अमाउंट हम 2 लाख का कर सकते हो, मैक्सिमम इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड कर सकते हैं। और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, जिसे हम नेफ्ट कहते हैं, जो 2005 में आया था, जिसके अंदर मिनिमम हम 1 रुपए का करते हैं और मैक्सिमम हम अनलिमिटेड कर सकते हैं। बट इसका थोड़ा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि ये क्या करता है, 1-1 घंटे के बैच क्रिएट करता है और फिर इसको प्रोसेस करता है। और ये सब जो करता है वो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत होता है। फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट भी होता है, आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट भी करती है, जिसके लिए भी एक्ट बनाया गया है, जो 1999 में आया था। क्यों? जैसे फॉरेन एक्सचेंज, जैसे हमें इंडिया में ऑयल की रिक्वायरमेंट है ना, ऑयल, क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, ये कहाँ से आ रहा है? बाहर से आ रहा है, हम बाहर से ले रहे हैं, हमारे यहाँ इंपोर्ट हो रहा है। अब हमें उसे पेमेंट करना है, तो हमें उसकी करेंसी में, जैसे डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, रिजर्व हुए ना मेरे पास, जो रिजर्व